अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का की। 5 का में दिया है गॉस नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलॉम प्रति मीटर है। ये हमने आपको पिछले वाला जो सेट बनाया था इससे पहले वाला, उस सेट में जो है हमने आपको बताया था क्या था, E बराबर लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ये फार्मूला बताया था सिद्ध करके, और वो आप क्या कर लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए आप सही तरीके से। इसका कितना इंपॉर्टेंट है आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत बार आ चुका है। इसके हम नहीं कह सकते 5 का को। इसके बाद में 5 खा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाला लारेंज बल का वेक्टर रूप बताइए। तो देखिए, एक समान जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जो गतिमान आवेशित कण है उस पर लगने वाला जो लारेंज फोर्स है वो आपका F बराबर QBB साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र भी होता तो दोनों बल यहाँ पर लगते। तो यहाँ पर केवल चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, ये आपका उत्तर हो गया 5 खा। 5 खा देखिए, समान चुंबकीय क्षेत्र में, समान चुंबकीय क्षेत्र में लारेंज बल क्या होगा। ठीक है, लारेंज बल का जो सूत्र है F बराबर QVV साइन थीटा। ये तो थीटा के रूप में है, उन्होंने कहा कि वेक्टर फॉर्म में बताइए, तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए आपको पता है इस जगह क्या होता है, F वेक्टर बराबर ये जो Q बाहर V क्रॉस V। ठीक है, आप जानते हैं क्रॉस V बराबर ये साइन थीटा होता है, तो ये लारेंज फोर्स का होता है। अगर वहां पर वैद्युत क्षेत्र भी होता है ना, तो वहां पर ये QE और जुड़ जाता है, इसमें वैद्युत बल भी जुड़ जाता, तो ये लारेंज बल की समीकरण इस तरह से होती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको देख लीजिए। चलिए, इसका तो एक थोड़ा सा पार्ट है ये, इसके में एक सवाल भी जुड़ा हुआ है साथ में। दो समान आवेशित कण A तथा B को एक समान त्वरक विभव से त्वरित करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, जिससे वे R1 तथा R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों पर पूरा करते हैं। A और B के द्रव्यमानों में अनुपात R1 तथा R2 के पदों में ज्ञात कीजिए। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पथ जो है वो वृत्ताकार होता है और उसकी त्रिज्या R बराबर mb अपान qb के बराबर होती है। विभव समान है इसके, है ना, तो आवेश भी समान है। तो हम देखते हैं कि इनकी त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। देखिए, ये इसी 5 खा का है ये। देखिए 5 खा में देखो इसी का एक सूत्र दिया है इसमें, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या R बराबर क्या होता है, mb अपान qb होता है। ठीक, समान आवेश है तो q भी समान रहना चाहिए, v चुंबकीय क्षेत्र समान तो ये भी समान रहना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, इसकी त्रिज्याएं दे रखी है R1 और R2, वो भी कैपिटल दे रखी है, साथ में इनके क्या दे रखे हैं, समान त्वरक विभव भी दिया हुआ है। अर्थात ये जो संवेग आपका दिया हुआ है mb, इसको हम लिख सकते हैं p बटे qb। ठीक है, अब संवेग और गतिज ऊर्जा में आप संबंध जानते हैं क्या होता है, p बराबर के बराबर होता है p स्क्वायर अपान 2m, होता नहीं होता है, तो p बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2mk, और k की जगह क्या रखते हो qb, क्योंकि ये कार्य के बराबर होती है। तो इस तरह से जो हम सीधे सीधे आपको बताते हैं, कई बार हम बता चुके हैं, संवेग p और जो गतिज ऊर्जा उसमें संबंध होता है आपका, चूंकि p बराबर होता है अंडर रूट 2m qb, ये होता है संबंध इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लीजिए क्या आ जाएगा, r बराबर हो गया ये अंडर रूट 2m qb और अपान में आपका qb। ठीक हो गया, तो क्या करेंगे, इसका एक क्यूब काटेंगे तो नीचे से आ जाएगा, b बाहर ले लो इसको, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 1 अपान v
और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये काट देंगे तो इसका रूट यहाँ आ जाएगा, तो लिख सकते हैं आप 2mv अपान में क्यू, ये लिख सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, अब इस सूत्र के आधार पर हम जो है उनके द्रव्यमानों में अनुपात निकालना पड़ेगा। इसमें क्या है, त्रिज्याओं के रूप में, त्रिज्या आपकी पहली पद की रखी R1, तो यहाँ कैपिटल R1 हो जाएगा, द्रव्यमान M1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है, ठीक, इसका स्क्वायर कर लीजिए वर्ग करने पर देखिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2mv अपान में v स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिज्या R1 है, पहले कण के लिए क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, पहले आवेशित कण के लिए त्रिज्या R की जगह पर R1 का स्क्वायर हो गया बराबर द्रव्यमान हो गया आपका कितना, A है तो A लिख लो चाहे M1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे MA लिख सकते हो, MA, और B समान है बटे में आपका क्या हो जाएगा v स्क्वायर, b भी समान है, q भी समान है। ऐसे क्या होगा, दूसरे कण के लिए R2 देख लो, R2 क्या हो जाएगा 2mv, दूसरा कण है, इसे यार b मत लिखो क्योंकि b तो पहले से लिखा हुआ है, इसलिए m1 m2 ही लिख लो, m1 m2 लिख लो इसको, m1 ये आपका m2v और बटे में q v स्क्वायर। ठीक, इनको भाग दे दो आपस में, तो क्या आ जाएगा यहां से m1 अपान m2 बराबर r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सब बढ़िया है, याद रखना, और क्या कुछ है नहीं, इतना सूत्र याद रखना था इसमें। चलिए, बहुत आसान था। अब आगे बात करते हैं गा क्वेश्चन की। देखिए गा में क्या है, इसे शॉर्ट ले लें आप इसका 5 गा। देखिए प्रश्न 5 गा, 5 गा में देखिए, एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है, तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से, यानी विभवांतर आपका नियत है, b समान है, प्रतिरोध, पदार्थ की प्रतिरोधकता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, एक सूत्र होता है कि अगर किसी तार की लंबाई को बढ़ाकर क्या कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, देखिए इसके लिए सूत्र होता है आपका R2 बराबर n स्क्वायर R1। ये प्राथमिक तार था, उसका प्रतिरोध है, जब उसकी हमने n गुना लंबाई बढ़ा दी, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो ये दूसरा प्रतिरोध R2 है, जिसका मान ये हो गया। इस सूत्र से हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए इसकी लंबाई 3 गुना कर दी गई, तो पहले प्रतिरोध की बात करते हैं, लंबाई 3 गुना कर दी अर्थात n बराबर 3 लिख लेंगे, ध्यान रख दीजिए, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो गया। ठीक है, प्रतिरोध पहले से क्या है 9 गुना हो जाएगा। ठीक, एक उत्तर आ गया। पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो समान रहती है, क्योंकि पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो किसी पर निर्भर नहीं करती है, वो उस पदार्थ का गुण होता है, तो इसलिए प्रतिरोधकता हमेशा समान रहेगी, तार की लंबाई चाहे हम कितने भी घटा बढ़ा दें। तीसरा पार्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, I बराबर क्या होता है NEA VT। ठीक हो गया, ये आपको पता है। तो अब यहां से VD बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो I बराबर लिख लो, क्योंकि यहाँ पर विभव की चर्चा भी की गई है कि नियत विभवांतर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा V अपान I बराबर V अपान R NEA VT। तो VD का मान निकाल लीजिए यहाँ से, VD बराबर क्या हो जाएगा आपका V अपान NEA और R, ये आपका आ गया। ठीक बात।
तो ये सूत्र आपका यहाँ से बन गया। अब बी नियत है, एन नियत है, ई नियत है, ये क्षेत्रफल बदलेगा इसका। अगर हम किसी तार की लंबाई को हम क्या करें, बढ़ा दें, 4 गुना 10 गुना कर दें, तो उसके द्रव्यमान उसके आयतन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो द्रव्यमान दोनों स्थितियों में समान रहेगा। तो लंबाई बढ़ाने से पूर्व उसका द्रव्यमान लंबाई बढ़ाने के बाद द्रव्यमान के बराबर रहेगा। तो लंबाई बढ़ाने के पूर्व द्रव्यमान बराबर लंबाई बढ़ाने के बाद द्रव्यमान, ये आपका द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। देखिए आयतन के लिए क्षेत्रफल गुणा लंबाई अर्थात L, पहला तार इसलिए A1 लंबाई L1 होगी, ठीक, बाद में और इसका घनत्व D हो गया, सही। दूसरा तार है, इसका क्षेत्रफल A2 हो गया, लंबाई आपकी L2 हो गई, घनत्व वही रहेगा, तो ये कट गया इससे। तो A1 बटे A2 बराबर क्या हो गया, L2 बटे L1, ठीक हो गया। अब आपको पता है, तो कहते हैं लंबाई उसकी 3 गुनी कर दी। पहले इसकी प्रारंभिक जो लंबाई थी, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी L, और बाद में कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। तो क्या करेंगे, A1 बटे A2 बराबर L2 हो जाएगा 3 गुना अर्थात 3L, और बटे में यहाँ से L, ये कट गया इससे, तो इतना आ गया, ठीक। तो A1 बटे A2 का मान तो इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं वेग की, सूत्र लगाते हैं। देखो क्या, इतना आप समझो सीधे, ये सूत्र हमने बना लिया, आप जानते हैं, ठीक है। विभव के रूप में दे दिया I बराबर अपान R, और फिर वो द्रव्यमान की बात कर लिया, समझ गए होंगे। अब इससे हम सूत्र बनाते हैं आगे का, देखिए कैसे बनाते हैं। पहले तार की बात BD बंद कर लो, इसे VD2 बराबर B2 को नियत रहना है, ठीक है, और आपका क्या रहना है, NE भी नियत रहना है। तो क्या होगा, B अपान NE, A की जगह पर A1 प्रतिरोध R1, और इसको भाग देंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, NE A2 R2 अपान में V। देखो ये इससे कट गया, NE से NE कट गया। अब आपके पास R2 और A1 A2 ये बचे हैं, तो क्या हो जाएगा, VD1 बटे में VD2, दूसरा भी। अब यहां से क्या होगा, A2 बटे A1 आ गया, गुणा में R2 बटे R1 आ गया, ठीक है। देखिए क्या होगा, R2 बराबर कितना है, 9R1, तो हम R2 जगह 9R1 रख देंगे। A2 बटे A1 का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे 3, क्योंकि A1 बटे A2 का मान दिया हुआ है, तो इसको उल्टा कर लेंगे। देखिए बेटे, तो VD1 बटे में VD2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बटे 3 गुणा 9, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9। अब ये वेग क्या हो गया, पहले से 1 बटे 3 गुना हो जाएगा, VD2 बराबर 1 बटे 3 VD1। ऐसा करने से इसका जो अनुगमन वेग है वो पहले का 1 बटे 3 हो जाएगा। दिखने बड़ा लग रहा था, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखने से सही से। चलिए अब इसमें जो है अथवा क्वेश्चन है विभव मापी का सिद्धांत का। विभव मापी से संबंधित न्यूमेरिकल भी इसमें है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, हट चुका है। तो अब आपका 5 घा की बात करते हैं। देखिए 5 घा क्या है, 5 घा में उन्होंने एक ज्योतिष दूरदर्शी कहा गया है। अब नाम तरह तरह के देते हैं, इसको आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से दे देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। बस एक आप मोटी सी बात आप समझ लें कि जब भी दूरदर्शी का नाम आए तो समझ लो, चाहे वो ज्योतिष कहा गया हो, चाहे खगोलीय कहा गया हो, चाहे आवर्ती कहा गया हो, सब में आपको खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बात
करनी है। तो यहाँ पर जो ज्योतिष दूरदर्शी की बात कर रहा है, इसका मतलब दूरदर्शी की ही बात हो रही है। तो ये 5 का आपका घा हो गया। देखिए 5 घा में क्या रखा है, इन्होंने कहा है ज्योतिष दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। हमने आपको पिछले वाले जो सेट थे उनमें खगोलीय दूरदर्शी का चित्र बना करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया था पूरा, तो अब हमें यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन से उत्तल लेंसों को प्रयुक्त करने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा, इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए याद रखें हमेशा कभी भी दूरदर्शी की जो हमें आवर्धन क्षमता है वो अधिकतम प्राप्त करनी है, तो क्या करना होगा, अवदर्शक का जो व्यास है अर्थात उसकी फोकस दूरी अधिक लेनी होगी और जो नेत्रिका है उसकी फोकस दूरी कम लेनी होगी। ठीक है, तो यही काम यहाँ पर हम करेंगे। आपको जो फोकस दूरी दे रखी है क्या क्या है, f1 बराबर 20 सेंटीमीटर, f2 बराबर 50 सेंटीमीटर, f3 बराबर आपका 1 मीटर और f4 बराबर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये 1 मीटर है, इसको तो आप कर लो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा हो। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आप उसमें मात्रक जरूर देख लें आपने तो कन्फ्यूज आप हो जाएंगे, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिए। अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होनी चाहिए और नेत्रिका की फोकस दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। तो अधिकतम फोकस दूरी कितनी, FO बराबर होनी चाहिए कितनी, आपका F3 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 100 सेंटीमीटर। न्यूनतम फोकस दूरी, न्यूनतम फोकस दूरी ये किसकी होनी चाहिए, नेत्रिका की, अर्थात Fe बराबर आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, F4 के यानी कि 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा है, अर्थात आपको D का मान जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आवर्धन क्षमता लगा दीजिए। आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस FO बटे FE 1 प्लस FE अपॉन D। ठीक है, तो ये हमारा है इसमें, तो m बराबर क्या हो गया, माइनस FO का मान कितना 100, FE 5, तो 1 प्लस 25 बटे सॉरी FE का मान है 5, 5 बटे 25, 5 कम 5, 5 पंजे 25, तो यहाँ से 20 आ जाएंगे। m बराबर माइनस 20 गुणा 5 में 5 एक 6 बटे 5, 5 और 20, यानी कि m बराबर जो है वो माइनस का 24 आ। ठीक है, सूक्ष्म रश्मि इसका उल्टा होता है। इसके बाद में इसका 5 का वां खंड है, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया समझाइए। आपको पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में हमने 2 डायोड बना करके आपको पिछले सेट में ही बताया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आपको बताया अर्धतरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनमें से जरूर आएगा पेपर में, और आपसे याद कर लीजिए अच्छी तरह से और तैयारी अपनी करते रहिए। साथ में हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम को आप प्रमोट करते रहिए, अपने साथियों को और सब्सक्राइब कराते रहिए ताकि जो है उन्हें बेनिफिट हो सके। थैंक यू।